हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस क्लासेस। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को यहाँ पर रखा गया है। जो भी संपूर्ण दक्षिण अमेरिका से एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम एक साथ एक क्लास में देखेंगे। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को समझने से पहले हम बेसिकली इसके बारे में समझेंगे कि इसकी स्थिति कहाँ पर है। तो आइए देखते हैं। दक्षिण अमेरिका अपने आप में ही अनेक भौतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टताओं से युक्त महाद्वीप है और इसके ईस्ट में यहाँ पर फॉकलैंड स्थित है, यहाँ पर कैरिबियन सागर स्थित है। ये पूरा अटलांटिक महासागर है जो कि पूर्व में है तथा पश्चिम में ये प्रशांत महासागर है। तो हम इसकी स्थिति को देखेंगे। इस महाद्वीप की आकृति लगभग त्रिभुजाकार है। अगर आकृति से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार मानी जाती है। अब इसकी अवस्थिति देखेंगे कि यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है। ये पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में नहीं है, लगभग यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है जो कि 0 डिग्री अक्षांश के रूप में जानी जाती है। और यहाँ पर जो दक्षिणी अमेरिका की स्थिति है वह दोनों गोलार्धों में है, उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी। और अगर बात की जाए देशांतर के अनुसार तो ये 0 डिग्री देशांतर है, ये पूर्वी गोलार्ध है और ये पश्चिमी गोलार्ध। तो पूरी तरीके से देशांतर के अनुसार ये पश्चिमी गोलार्ध में है और अक्षांश के अनुसार ये दोनों गोलार्धों में है, परंतु इसका कुछ भाग ही उत्तरी गोलार्ध में है और अत्यधिक भाग जो है वह दक्षिणी गोलार्ध में है। इसलिए इसे हम दक्षिणी गोलार्ध का भी मानते हैं और कुछ भाग इसका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। विषुवत रेखा जो है इसके 3 देशों से होकर गुजरती है। ये स्थिति इक्वाडोर की है, ये ब्राज़ील की है और ये कोलंबिया की है। तो आइए हम देखते हैं। ये अगर हम अक्षांश की बात करेंगे तो यहाँ से 0 डिग्री अक्षांश गुजरा है, तो ये जो अक्षांश है वो 12 डिग्री नॉर्थ है, 12 डिग्री नॉर्थ अक्षांश है। और इसका विस्तार यहाँ ये स्थिति दक्षिणी गोलार्ध की है, तो 55 डिग्री साउथ दक्षिणी गोलार्ध, यानी 12 डिग्री नॉर्थ से लेकर 55 डिग्री साउथ तक इसका विस्तार है। ये तो हो गया अक्षांशीय विस्तार। अब हम देखेंगे इसका देशांतरीय विस्तार। अंतिम यहाँ तक विस्तारित है और अंतिम यहाँ तक। तो इसका जो देशांतरीय विस्तार है वो है 35 डिग्री से लेकर 82 डिग्री तक, क्योंकि ये पूरा ही पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है इसलिए इसे 35 डिग्री से 82 डिग्री तक पश्चिमी देशांतर कहा जाएगा। तो आइए देखते हैं हम। ये ईस्ट है और ये नॉर्थ, साउथ और वेस्ट। इसके ईस्ट में क्या है तो ये है अटलांटिक महासागर और इसके वेस्ट में यानी कि पश्चिम में ये है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर दक्षिणी अमेरिका के पूर्व में अटलांटिक तथा पश्चिम में प्रशांत महासागर। और बात करें नॉर्थ में तो यहाँ कैरिबियन सागर है, कैरिबियन सागर, और यहाँ दक्षिण में केप हॉर्न तक इसका विस्तार क्षेत्र है। अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो इसका क्षेत्रफल है 17 करोड़ 84 लाख। 17 करोड़ 84 लाख इसका क्षेत्रफल है। अगर विश्व के अनुसार इसका क्षेत्रफल देखा जाए, विश्व के अनुसार इसका क्षेत्रफल है 11.98%, लगभग 12 मान सकते हैं। तो विश्व के अनुसार जो इसका क्षेत्रफल है 11.98% है और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल के अनुसार। पहला एशिया है, फिर अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। तो ये तो हमने देख ली इसकी भौतिक स्थिति के बारे में। अब आइए हम देखेंगे इसके आंतरिक स्थिति के बारे में। आइए हम संपूर्ण दक्षिणी अमेरिका का अध्ययन करते हैं। और क्या आप जानते हैं दक्षिणी अमेरिका को हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि लगभग 16वीं शताब्दी की बात है जब पुर्तगाल और स्पेन से बड़ी संख्या में लोग यहाँ आकर बसे थे, लगभग 16वीं शताब्दी में। क्योंकि जो पुर्तगाली हैं और स्पेन है, यूरोप के देशों में आपस में स्पर्धा हुई उस समय, तो इन्होंने अलग अलग स्थानों पर जाकर अलग अलग स्थानों की खोज की।
तो भारी संख्या में यहाँ पर पुर्तगाली और स्पेन आकर बस गए। जब ये बस गए तो इनकी मुख्य भाषा थी लैटिन, और इसी के कारण इसको हम लैटिन अमेरिका के नाम से भी जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कुल देश कितने हैं। तो इसमें कुल देशों की संख्या है 13 यानी 13। तो आइए सभी देशों को देखते हैं। अभी UPSSC पैड में एक मुद्रा पूछी गई थी, तो आपको देशों के नाम तथा उनकी राजधानी और मुद्रा के बारे में ज्ञात होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो देश है इसका, ये है ब्राज़ील। ब्राज़ील, और इसकी जो मुद्रा है वो है रियाल, और इसकी राजधानी को लिखेंगे। सबसे पहले राजधानी है इसकी ब्राज़ीलिया। राजधानी इसकी ब्राज़ीलिया है और मुद्रा इसकी रियाल है। तो ये तो हो गया पहला देश, जो कि सामान्यतः देखने में भी लग रहा है कि ये सबसे बड़ा देश है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है दक्षिण अमेरिका का। नेक्स्ट ये है हमारा फ्रेंच गुयाना। फ्रेंच गुयाना वास्तविकता में ये देश फ्रांस के अंतर्गत है, फ्रांस के अधीन है। इस तरीके से ये, अगर हम मुख्य भूमि पर बात करते हैं दक्षिण अमेरिका की, तो 13 देश हैं, और फ्रेंच गुयाना जो कि फ्रांस के अधीन है, यहाँ पर फॉकलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। तो इस तरीके से यहाँ पर देशों की संख्या 12 हो जाती है। कहीं 13 भी दे सकता है और 12 भी दे सकता है। 13 मुख्य भूमि पर देश हैं, और 12 अगर देता है तो फ्रेंच गुयाना को ये बाहर कर देता है। क्यों? क्योंकि ये फ्रांस के अधीन है। अगर मुख्य भूमि की बात करता है कितने हैं, तो 13। अगर मुख्य भूमि की बात नहीं करता है तो दक्षिण अमेरिका में 12 देश हैं, क्योंकि फ्रेंच गुयाना फ्रांस के अंतर्गत आता है। आइए इसकी कैपिटल को देखते हैं। तो इसकी कैपिटल है केन्स। केन्स, और यहाँ जो मुद्रा है वो चलती है फ्रैंक, मुद्रा फ्रैंक। नेक्स्ट जो हमारा देश है ये कौन सा है? ये है सूरीनाम। सूरीनाम, और इसकी जो कैपिटल है वो है परमारिबो। परमारिबो, तथा यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो चलती है डॉलर। तो ये हो गया सूरीनाम। नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट है गुयाना। जो कि यहाँ पर इसकी कैपिटल है जॉर्ज टाउन। जॉर्ज टाउन, तथा यहाँ पर जो मुद्रा चलती है वो भी डॉलर है। जॉर्ज टाउन इसकी राजधानी है, और मुद्रा इसकी गुयानीज डॉलर है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये हमारा वेनेजुला है। इसकी राजधानी है कुराकस। कुराकस वेनेजुला की राजधानी है, तथा इसकी मुद्रा बोलीवर है। मुद्रा बोलीवर। अगर आपके पास इनफ स्पेस है तो आप अलग चाहकर लिख सकते हैं। नेक्स्ट वेनेजुला बाद है या कोलंबिया। कोलंबिया, और इसकी राजधानी बोगोटा, तथा इसकी मुद्रा पीसो है। नेक्स्ट ये है हमारा इक्वाडोर, और इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है क्यूटो। क्यूटो, तथा इसकी मुद्रा डॉलर। नेक्स्ट हमारा इक्वाडोर के नीचे है पेरू। ये है पेरू, और पेरू की जो राजधानी है वो है लीमा, तथा इसकी जो मुद्रा है वो है न्यू शॉल। यहाँ लिख देते हैं न्यू शॉल। पेरू के नीचे ये यहाँ से लेकर जो दक्षिण तक फैला हुआ है पतला पतला, इसे हम चिली कहते हैं।
ये देश है चिली। और चिली की जो राजधानी है, इसकी राजधानी है सैंटियागो, सैंटियागो, तथा इसकी मुद्रा है पेसो। नेक्स्ट ये जो है देश अर्जेंटीना है। इसकी राजधानी है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स इसकी राजधानी है तथा इसकी मुद्रा है पीसो। नेक्स्ट है हमारा, ये है बोलिविया, और इसकी राजधानी है लापास, तथा इसकी मुद्रा है बोलिवियानो, इसकी मुद्रा है। नेक्स्ट जो हमारा देश है ये है पराग्वे, और इसकी जो राजधानी है, पराग्वे की राजधानी है असेंसियन तथा मुद्रा है ग्वारनी। नेक्स्ट लास्ट वन है हमारा, ये है उरुग्वे, और इसकी राजधानी है मोंटेवीडियो, इसकी राजधानी है तथा मुद्रा है इसकी पीसो। तो इस तरीके से हमने संपूर्ण दक्षिण अमेरिका के देशों को एक साथ देख लिया तथा उनकी राजधानी व मुद्राओं को एक साथ देख लिया। आइए अब हम बात करते हैं इन सब से बनने वाले क्वेश्चंस। तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो ये हमने बताया था चौथे स्थान पर है, क्योंकि इससे बड़े हैं एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका जो कि चौथे नंबर पर आता है। और विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से कौन से स्थान पर है? तो 5वें नंबर पर। जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण अमेरिका 5वें नंबर पर है। इससे बड़े हैं एशिया, जहां पर विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, अफ्रीका में 16% और यूरोप में 9% और उत्तरी अमेरिका में 7%, दक्षिणी अमेरिका में 5%। यानी विश्व के अनुसार जनसंख्या जो है दक्षिण अमेरिका में 5% निवास करती है, जो कि 5वें नंबर पर है जनसंख्या की दृष्टि से। नेक्स्ट हम देखेंगे किस गोलार्ध में है। तो हम इसको देख चुके थे कि अगर हम अक्षांशीय दृष्टि से देखते हैं तो ये है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश, और इसके अकॉर्डिंग ये दोनों गोलार्धों में स्थित है, लेकिन अत्यधिक जो है दक्षिणी गोलार्ध में है, इसलिए इसे हम मुख्यतः दक्षिणी गोलार्ध का ही मानते हैं। और देशांतर के अनुसार ये देशांतर है 0 डिग्री, इसके अनुसार पूर्ण रूप से पश्चिमी गोलार्ध में है, तो ये दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इस गोलार्ध में ये कौन सा गोलार्ध हो जाएगा? अक्षांश के अनुसार दक्षिणी और देशांतर के अनुसार ये पूर्वी, ये पश्चिमी, तो दक्षिण पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। गुजरने वाली रेखाएं, इसके ऊपर से कौन कौन सी रेखाएं गुजरती हैं? तो मुख्यतः 2 ही रेखाएं गुजरती है, एक 0 अक्षांश और मकर रेखा। एक तो हो गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम भूमध्य विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट होगी मकर रेखा, 23.5 डिग्री साउथ को हम मकर रेखा बोलते हैं। तो ये हो गई मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री साउथ जो अक्षांश है उसको हम मकर रेखा के नाम से जानते हैं, मकर रेखा। और ये यहाँ से 4 देशों से होकर गुजरती है, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील से। इसी तरीके से विषुवत कितने से गुजरती है? ब्राजील, इक्वाडोर और ये कोलंबिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य रेखा पर कौन कौन से देश पड़ते हैं। तो भूमध्य रेखा हमारी गुजरती है यहाँ से, इस पर देश पड़ते हैं इक्वाडोर, नेक्स्ट कोलंबिया, नेक्स्ट ब्राजील,
तो 3 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है। मकर रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? तो ये चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे और ब्राजील। मकर रेखा गुजरती है 4 देशों से, चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे तथा ब्राजील। और कर्क रेखा तो दक्षिण अमेरिका से होकर गुजरती ही नहीं है। अब नेक्स्ट देखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो सामान्यतः हमें दिख ही रहा है, सबसे बड़ा देश है ब्राजील, क्योंकि ये क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछ रहा है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? सबसे छोटा जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या इनमें से कौन से देश में निवास करती है? तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश भी ब्राजील ही है। ब्राजील में ही सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा देश भी फॉकलैंड है। फॉकलैंड। नेक्स्ट है, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख जनजातियां कौन सी हैं? यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां हैं, जैम्बो और मुलेटो, ये प्रमुख जनजातियां हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। हमने यहाँ सभी देशों को देखा, तो हम ये देखेंगे कि कितने देश जो हैं तटीय देश हैं और कितने लैंडलॉक हैं, स्थल रुद्र देश हैं। तो 13 देशों में से 11 देश जो हैं ये तटीय देश हैं और दो इसमें से स्थल रुद्र हैं। लैंडलॉक हैं कौन कौन से? बोलिविया और पराग्वे। ये पराग्वे है और ये बोलिविया, ये दोनों कैसे हैं? लैंडलॉक हैं, ये तटीय सीमा नहीं बनाते। बाकी 11 देश तटीय सीमा बनाते हैं। और एक तरीके से प्रश्न यहाँ से ये पूछ सकता है कि सबसे अधिक सीमा किस देश से लगती है? तो ब्राजील से। ब्राजील से कितने देशों की सीमा लगती है? 2 देशों को छोड़कर 11 देशों की सीमाएं ब्राजील से लगती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10 और खुद 11वां। तो कौन से 2 देश छूट गए? एक इक्वाडोर छूट गया, एक चिली छूट गया। यानी 11 देश ब्राजील के साथ सीमा बनाते हैं और 2 देश जो है ब्राजील के साथ सीमा नहीं बनाते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिण अमेरिका की जो सबसे बड़ी नदी है वो है अमेजन। अमेजन दक्षिण अमेरिका की ही नहीं, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और लंबी नदी की बात की जाए तो वो नील नदी है अफ्रीका में। नेक्स्ट हम देखेंगे, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वो है एंडीज। एंडीज पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी बड़ी पर्वत श्रृंखला है और ये विश्व की भी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। इन सभी को हम यहाँ पर देखने के बाद मैप पर समझेंगे। दक्षिण अमेरिका की प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? प्रमुख घास के मैदान हैं, फर्स्ट है लानोस। और इनकी विशेषताओं के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से घास के मैदान के साथ साथ उनकी विशेषताओं के बारे में भी पूछ लेता है कि कौन सा शीतोष्ण है और कौन सा उष्ण। लानोस। सेकंड है कंपास, और ये कहाँ पाए जाते हैं इसको हम मानचित्र पर देखेंगे। थर्ड है ग्रीन चाको। फोर्थ है पंपास। फिफ्थ है फजेंडा। फजेंडा। अब देखेंगे हम इनकी विशेषताओं के बारे में कि लानोस जो है ये किस तरीके का है? तो ये उष्ण घास का मैदान है। कंपास जो है ये भी उष्ण है। जो विषुवत रेखा के आसपास पाए जाएंगे वो उष्ण ही होंगे, और इसका पता लगाने के लिए हमें इनकी देशों की स्थिति देखनी पड़ेगी, जो कि मानचित्र पर एक साथ देखेंगे। ग्रीन चाको ये भी उष्ण है। पंपास ये शीतोष्ण है, क्योंकि ये अर्जेंटीना पर पाया जाता है और अर्जेंटीना जो है दक्षिण अमेरिका के बिल्कुल दक्षिण में है, मकर रेखा के आसपास, तो इसलिए ये शीतोष्ण है। फजेंडा जो है ये कॉफ़ी के बागानों को हम फजेंडा के नाम से जानते हैं। ये है कॉफ़ी के बागान।
नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख मरुस्थल। तो यहाँ पर 2 प्रमुख मरुस्थल हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। नेक्स्ट है पेंटागोनिया। इनकी स्थिति और विशेषता दोनों मानचित्र पर देखेंगे। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख पठार हैं ब्राजीलिया का पठार, नेक्स्ट है गिनी का पठार, और नेक्स्ट है बोलिविया का पठार। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका की प्रमुख झीलें। फर्स्ट है टिटिकाका झील, जो कि ये विश्व की सबसे ऊंची झील है, जो कि बोलिविया और पेरू में स्थित है। नेक्स्ट है मैरकेबो झील, और ये वेनेजुला के उत्तर में स्थित है। ये एक गहरी लैगून झील है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है पोपो झील। ये भी बोलिविया में एंडीज पर्वत के पास स्थित है। नेक्स्ट है दक्षिण अमेरिका के प्रमुख ज्वालामुखी। तो यहाँ पर जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं, फर्स्ट है कोटोपैक्सी। इनकी सबकी अपनी एक विशेषता है, उनको हम एक साथ मैप पर बनाते समय देखते जाएंगे। ओजेल डेल सलाडो, नेक्स्ट है एकांकागुआ, और ये सबसे ऊंचा पर्वत भी है, परंतु ये ज्वालामुखी पर्वत ही है। नेक्स्ट है चिम्बे रेंजी। तो इस तरीके से ज्वालामुखी भी कंप्लीट होते हैं। तो दक्षिण अमेरिका से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनको हमने एक साथ देख लिया है। अब हम देखेंगे इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके। जैसे कि मरुस्थल हैं, तो मुख्य मरुस्थल ये हैं, इनकी स्थिति को देखेंगे और किस देश में ये स्थित हैं। इसी तरीके से सारे इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम मैप पर समझेंगे। यहाँ देखेंगे हम दक्षिण अमेरिका की नदियाँ, पर्वत, पठार, मरुस्थल आदि सभी से बनने वाले प्रश्नों को हम देखेंगे और उनकी स्थिति को मानचित्र पर देखेंगे। आइए लेट्स वी स्टार्ट। भौतिक दृष्टि से दक्षिण अमेरिका को 4 भागों में बांटा गया है। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट वन है पश्चिमी तटीय पट्टी। सेकंड वन है पश्चिमी पर्वतमाला। और इन सभी क्षेत्रों में विस्तृत सभी चीज़ों को हम एक साथ देखते जाएंगे, नदियाँ हों, पर्वत हों, पठार हों या मरुस्थल। नेक्स्ट थर्ड वन है मध्यवर्ती मैदान, जो कि नदियों द्वारा बनाया जाता है। मध्यवर्ती निम्न मैदान। फोर्थ है पूर्वी उच्च भूमि। तो इस तरीके से भौतिक दृष्टि से दक्षिण अमेरिका को 4 भागों में बांटा गया है। पश्चिमी तटीय पट्टी, पश्चिमी पर्वतमाला, मध्यवर्ती निम्न मैदान तथा पूर्वी उच्च भूमि।
तो आइए हम मैप पर देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पश्चिमी तटीय पट्टी को। तो पश्चिमी तटीय पट्टी जो कि यहाँ पश्चिम की ओर फैली हुई है, ये पश्चिमी तटीय पट्टी, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के उत्तरी भाग से लेकर दक्षिणी भाग तक विस्तारित है और ये प्रशांत महासागर के सहारे सहारे विस्तारित है। इधर हमारा प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर। यह जो तटीय क्षेत्र है यानी महासागर के जो किनारे वाला क्षेत्र है, जो कि उत्तर से दक्षिण प्रशांत महासागर के सहारे सहारे विस्तारित है। तो ये उत्तर में कम चौड़ा है, दक्षिण में ये अधिक चौड़ा है और दक्षिण में अधिक चौड़ा होने के कारण यहीं पर अटाकामा मरुस्थल स्थित है। तो आइए हम सीरियल से देखेंगे। नेक्स्ट है हमारी पश्चिमी पर्वतमाला। पश्चिमी पर्वतमाला पश्चिमी तटीय पट्टी के सहारे सहारे ही कैरिबियन सागर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। तो ये है पश्चिमी पर्वतमाला। इसे हमने ग्रीन कलर से डिनोट किया है और पश्चिमी तटीय को रेड कलर से। पश्चिमी पर्वतमाला। पश्चिमी तटीय पट्टी के सहारे सहारे ये कैरिबियन सागर से, ये यहाँ पर कैरिबियन सागर की स्थिति है, कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर से लेकर ये दक्षिण तक पश्चिमी पर्वतमाला फैली हुई है। अब इस पर्वतमाला का नाम क्या है? तो इसका नाम है एंडीज और एंडीज विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है। तो प्रश्न बनता है कि दूसरी पर्वतमाला कौन सी है? तो दूसरी है रॉकी तथा तीसरी है हिमालय। ये तो है क्षेत्रफल के आधार पर कि सबसे अधिक क्षेत्र में विस्तारित है, इस कारण से ये सबसे बड़ी पर्वतमाला है और दूसरी रॉकी तथा तीसरी हिमालय। और अगर ऊंचाई की बात की जाए कि ऊंचाई के आधार पर सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है, सबसे ऊंची कौन सी है, तो वो है हिमालय तथा ऊंचाई के आधार पर ये हो जाएगी दूसरी पर्वतमाला। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 7200 किलोमीटर। 7200 किलोमीटर एंडीज पर्वत की लंबाई है। एकांकागुआ इस पर्वतमाला का सबसे ऊंचा शिखर है जो कि ज्वालामुखी है। नेक्स्ट देखेंगे हम मध्यवर्ती निम्न मैदान। ये पूरा क्षेत्र जो कि एंडीज के पूर्व में पड़ता है, ये सब मैदानी भाग है जो कि नदियों द्वारा निर्मित किया गया है। तो इस पूरे क्षेत्र को हम मध्यवर्ती निम्न मैदान मानते हैं क्योंकि यहाँ पर अमेजन का विस्तार है, यहाँ पे लाप्लाटा का, और यहाँ जो है ओरिनको नदी का विस्तार क्षेत्र है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि जो है दक्षिणी अमेरिका की दृष्टि से अगर देखा जाए तो पूर्वी भाग ये है और पश्चिमी ये है, उत्तरी और दक्षिणी। तो पूर्वी जो भाग है ये क्षेत्र, ये पूरा उच्च भूमि है। तो आइए अब नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि इन क्षेत्रों में क्या क्या चीज पड़ती है, जैसे घास के मैदान, नदियां हो, पर्वत हो या मरुस्थल हो। तो ये बीच का क्षेत्र तो हो गया, ये मैदानी भाग और ये उच्च भूमि। तो सबसे पहले देखेंगे हम पर्वत को। तो मुख्यतः दक्षिण अमेरिका में एक ही पर्वत है जो कि हमने ये बता दिया, पश्चिमी पर्वतमाला, यही एंडीज, ये कैरिबियन सागर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी एकांकागुआ, जिसकी हमने सबसे ऊंचे शिखर की बात की थी, तो वो यहाँ पर स्थित है, एकांकागुआ। एकांकागुआ जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत है, ये सबसे ऊंचा शिखर है एंडीज पर्वत का। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट हम श्रेणी बना लेते हैं कि यहाँ पर हमें किन किन चीज़ों को देखना है। तो सबसे पहले हमने देखा पर्वत को, उसके बाद हम देखेंगे यहाँ घास के मैदान, घास के मैदान, उसके बाद पठार, पठार के बाद देखेंगे यहाँ
मरुस्थल और नदियां। और यहाँ मुख्य मुख्य तथ्यों पर ही बात करेंगे। जैसे नदियां हैं तो नदियां दक्षिण अमेरिका में काफ़ी हैं, परंतु केवल प्रमुख नदियों को ही हम देखेंगे। नेक्स्ट है ज्वालामुखी। तो पर्वतमाला जो मुख्य है वह हमने यहाँ देख ली है। अब देखेंगे घास के मैदान। तो दक्षिण अमेरिका में प्रमुखतः 4 घास के मैदान हैं, और अब घास के मैदान के साथ साथ वो इनकी विशेषता के बारे में भी पूछता है। तो सबसे पहले है लानोस। लानोस जो कि ये वेनेजुला में देखने को मिलते हैं। ये जो है उष्ण घास के मैदान है, तो यहाँ पर लिखेंगे उष्ण। अब प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है कि लानोस घास का मैदान उष्ण है या शीतोष्ण। पहला घास का मैदान है लानोस, जिसकी स्थिति वेनेजुला में है, और ये उष्ण घास का मैदान है। उष्ण इसलिए है क्योंकि ये जो क्षेत्र है विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है, और विषुवत रेखा के जो पास में घास के मैदान या क्षेत्र पाए जाते हैं वहाँ की जो जलवायु है वो उष्ण होती है, इसलिए ये लानोस उष्ण घास का मैदान है। वैसे तो हम स्थिति देखकर ही बता सकते हैं कि ये जो मैदान है वो किस प्रकार का मैदान है, क्योंकि जो मैदान यहाँ मकर रेखा के पास पाए जाएंगे तो वो मकर रेखा के जो आसपास का क्षेत्र होता है शीतोष्ण होता है, तो यहाँ के घास के मैदान शीतोष्ण पाए जाएंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फर्स्ट लानोस, सेकंड है हमारा कंपास। कंपास घास का मैदान ये ब्राजील में है, ब्राजील, और ये भी उष्ण है क्योंकि ये भी विषुवत रेखा के पास का क्षेत्र है। नेक्स्ट जो है हमारा ग्रीन चाको, जो कि इसकी स्थिति यहाँ पर है। ये ग्रीन चाको है, ग्रीन चाको। ग्रीन चाको अर्जेंटीना और पराग्वे दोनों में विस्तारित है, और ये किस प्रकार का है, ये भी उष्ण है। दक्षिणी अमेरिका में 4 प्रमुख घास के मैदान हैं, जिसमें से 3 उष्ण हैं, और लास्ट 4th वन है हमारा जो अर्जेंटीना में है पंपास। पंपास घास का मैदान ये है शीतोष्ण। ये एकमात्र शीतोष्ण घास का मैदान है क्योंकि इसकी स्थिति मकर रेखा के आसपास है और वह क्षेत्र ठंडा क्षेत्र है। तो 4 घास के मैदान में से एक घास का मैदान पंपास जो कि अर्जेंटीना में है, और ये एकमात्र शीतोष्ण घास का मैदान है। तो घास के मैदान हमारे कंप्लीट होते हैं, पर्वत कंप्लीट। अब हम देखेंगे पठार को। मुख्य पठार कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले पठार। सबसे पहले यहाँ पर है गिनी का पठार, जो कि 3 देशों में फैला हुआ है। गिनी का पठार कौन कौन से 3 देश हैं यहाँ पर, फ्रेंच गुआना, सूरीनाम और गुआना में। तो गिनी का पठार 3 देशों में फैला हुआ है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर ब्राजीलियन पठार। ब्राजीलियन पठार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह है बोलिविया, और यहाँ पर स्थित है बोलिविया का पठार। बोलिविया का पठार जो है दक्षिण अमेरिका का सबसे ऊंचा पठार है, बोलिविया का पठार। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर स्थित है पेरू का पठार। ये जो देश है पेरू है, और पेरू देश में ही स्थित है पेरू का पठार। देश के नाम से ही मैच होता है, तो इसकी स्थिति यहीं पर है। पेरू देश है और पेरू देश में स्थित है पेरू का पठार। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यह है इक्वाडोर देश, और इक्वाडोर में ही स्थित है इक्वाडोर का पठार। इक्वाडोर का पठार। तो यहाँ पर सभी पठार कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे
यहीं पर अब हम देखेंगे मरुस्थल को, कौन कौन से प्रमुख मरुस्थल हैं दक्षिण अमेरिका में। तो प्रमुखता यहाँ पर 2 ही मरुस्थल हैं। एक है यहाँ पर चिली में अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल। ये विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इधर जो प्रशांत महासागर फैला हुआ है और इस क्षेत्र में पेरू और हम्बोल्ट की जलधाराएं बहती हैं। तो हमने अधिकतर देखा है कि सभी महाद्वीपों में जो मरुस्थल होते हैं वो पश्चिमी भाग में ही क्यों पाए जाते हैं। इसका कारण ये होता है कि पश्चिमी भाग में ठंडी जलधाराएं बहती हैं और जब ठंडी जलधाराएं यहाँ पर बहेंगी तो ये ऊपर नहीं उठेंगी तो यहाँ बारिश नहीं होगी तो इसके कारण ये क्षेत्र कैसा हो जाएगा? मरुस्थल। तो अटाकामा का मरुस्थल भी पश्चिमी भाग में है चिली के, और ये सबसे शुष्कतम मरुस्थल है पूरे विश्व का। और अधिकतर हमने देखा है कोई भी मरुस्थल हो वह सभी पश्चिमी भाग में ही पाए जाएंगे। तो आइए नेक्स्ट देखेंगे हम पेंटागोनिया का मरुस्थल। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये अर्जेंटीना में पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये चिली में और ये अर्जेंटीना में। पेंटागोनिया का मरुस्थल ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है अर्जेंटीना में पड़ता है। ये एक शीतोष्ण मरुस्थल है, शीतोष्ण मरुस्थल। और शीतोष्ण होने के कारण ये यहाँ पर जो एंडीज पर्वतमाला फैली हुई है इसका वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहा जाता है। शीतोष्ण मरुस्थल होने के कारण इसे हम वृष्टि छाया क्षेत्र भी कहते हैं एंडीज पर्वत का। तो पठार देख लिया, मरुस्थल देख लिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, तो यहाँ देखने वाले हैं हम नदियों को, दक्षिण अमेरिका की प्रमुख नदियाँ। ये क्षेत्र है पेरू का और यहाँ पर पूरे में एक पर्वत श्रृंखला है जो कि एंडीज पर्वत श्रृंखला कहलाती है। ये पर्वत श्रृंखला दक्षिण तक फैली हुई है कैरेबियन सागर से। तो ये पेरू में यहाँ एक स्थान है, यहाँ से एक नदी निकलती है अमेजन। अमेजन नदी पेरू से निकलकर ब्राजील में होती हुई ये यहाँ अटलांटिक महासागर में अपना जल गिराती है। यह है अमेजन नदी। और अमेजन नदी ये विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी क्यों बोलते हैं? क्योंकि जल के अपवाह क्षेत्र के अनुसार ये सबसे बड़ी नदी है। और सबसे लंबी नदी पूछा जाता है तो नील नदी है जो कि अफ्रीका महाद्वीप में है। तो ये सबसे बड़ी नदी हो जाती है। अब इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम देखेंगे कि ये जो नदी है इसका उद्गम स्थान कहाँ है। तो ये है एंडीज पर्वत में पेरू से निकलकर, और ये अपना जल कहाँ गिराती है? अटलांटिक महासागर में। ये पूरा क्षेत्र अटलांटिक महासागर का है। पूर्व में अटलांटिक महासागर पड़ता है और पश्चिम में पड़ता है प्रशांत महासागर। ये तो बात हो गई बड़ी की, विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की बात की जाती है तो ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। दूसरी सबसे लंबी नदी। बड़ी तो ये है ही, और लंबाई में ये दूसरे नंबर की सबसे लंबी नदी है। पहली है नील नदी। और हम देखेंगे कि ये पेरू से निकलती है और विषुवत रेखा के आसपास ये अपना अपवाद क्षेत्र बनाती है। तो इसके अपवाद क्षेत्र में इसकी कई सहायक नदियां हैं, और ये हम पहले ही बता चुके हैं। ये पश्चिमी तट है, ये पश्चिमी पर्वतमाला है और मध्यवर्ती मैदान है, और ये पूर्वी उच्च भूमि है।
तो नदियों के द्वारा जो मध्यवर्ती मैदान है ये नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो यहाँ पर जो अमेजन बेसिन है ये यहाँ पर अपना क्षेत्र बनाती है। अमेजन नदी ये अमेजन बेसिन का यहाँ पर निर्माण करती है। बेसिन होता है नदियों के किनारे का क्षेत्र जो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी के द्वारा निर्मित किया जाता है। अपने साथ जो मिट्टी ढोकर लाती हैं उसके द्वारा जो उपजाऊ भूभाग ये निर्मित करती हैं उसको हम बेसिन बोलते हैं। तो अमेजन नदी के आसपास का क्षेत्र ये अमेजन बेसिन कहलाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में अमेजन नदी तथा यहीं से विषुवत रेखा भी गुजरती है। तो अमेजन नदी और विषुवत रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है इसमें जो वन पाए जाते हैं उसे हम उष्ण कटिबंधीय वन तथा सदाबहार वन या अमेजन वर्षा वन के नाम से जानते हैं। और इन्हीं को हम एक विशेष नाम से जानते हैं, सेल्वास। सेल्वास जो है ब्राजील में अमेजन वर्षा वनों को हम सेल्वास के नाम से जानते हैं। तथा यहीं पर पाए जाते हैं फेजेंडा। ब्राजील वाले क्षेत्र में, ब्राजील में कॉफी के बागानों को ही हम फजेंडा कहते हैं। ये कॉफी के बागान है। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है फजेंडा क्या है, तो कॉफी के बागान को हम फजेंडा कहते हैं ब्राजील में। ब्राजील में कॉफी के बागानों को हम फजेंडा कहते हैं। आइए नेक्स्ट रिवर देखते हैं। इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो है नीग्रो, जो कि बाईं ओर से मिलती है। नीग्रो इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अब देखेंगे नेक्स्ट रिवर। यहाँ एक रिवर है जो कि कोलंबिया से निकलकर और वेनेजुला होती हुई यहाँ अपना जल गिराती है। तो ये नदी है ओरिनिको नदी। ओरिनिको नदी इसी की एक सहायक नदी है कैरोनी नदी। कैरोनी नदी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ विश्व का सर्वोच्च जलप्रपात बनता है। सबसे ऊंचा जलप्रपात बनता है एंजिल जलप्रपात। एंजिल जलप्रपात बनता है कैरोनी नदी पर और इसकी ऊंचाई 980 मीटर है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर है पराना नदी और यहीं पर स्थित है उरुग्वे। यह है उरुग्वे, पराना तथा यहीं पर स्थित है पराग्वे। तो इन तीन नदियों के समूह को हम ला प्लाटा बोलते हैं। पराग्वे, पराना और उरुग्वे पाल्टा। तो पराग्वे, पराना, उरुग्वे इन तीन नदियों के समूह को हम क्या बोलते हैं? इनको बोलते हैं ला पाल्टा। तो ये विश्व का दक्षिणी अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र का निर्माण करती हैं। तो यहाँ तीन प्रमुखता नदी तंत्र हो गए, एक अमेजन नदी तंत्र, एक ओरिनिको नदी तंत्र और एक ला पाल्टा, जो कि तीन नदियों के समूह को हम ला पाल्टा बोलते हैं। और इनके द्वारा जो नदी तंत्र बनाया जाता है वो दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा नदी तंत्र है। तो यहाँ पर प्रमुख नदियाँ कंप्लीट होती हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मरुस्थल, जो कि नेक्स्ट हम मरुस्थल देखेंगे जो कि दक्षिण अमेरिका में प्रमुखता दो ही मरुस्थल हैं, एक चिली में है यहाँ और एक अर्जेंटीना में। ये शीतोष्ण है अर्जेंटीना में, पेंटागोनिया का मरुस्थल जो कि एक शीतोष्ण मरुस्थल है। और ये अर्जेंटीना में स्थित है और ये है अटाकामा मरुस्थल। अटाकामा मरुस्थल, तो ये है अटाकामा मरुस्थल और ये चिली में है और विश्व का सबसे शुष्कतम मरुस्थल है, शुष्कतम मरुस्थल।
तो प्रमुख मरुस्थल हमारे दक्षिण अमेरिका के कंप्लीट होते हैं, अटाकामा और पेंटागोनिया। अब बसते हैं हमारे ज्वालामुखी। तो प्रमुख ज्वालामुखी को हम देखेंगे। यहाँ मुख्यतः दो ही ज्वालामुखी हैं, एक कोटोपैक्सी इक्वाडोर में और यहाँ पर स्थित है चिली में ओजे डेल सलाडो। तो आइए देखते हैं, यह है इक्वाडोर और यहाँ स्थित है कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी कोटोपैक्सी जो है विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। तो हम जब विश्व के सभी ज्वालामुखी को एक साथ देखेंगे तो सबकी विशेषताएं उनके साथ में देखेंगे। दक्षिण अमेरिका में जो दो ज्वालामुखी हैं, ये सबसे ऊंचाई पर स्थित है सक्रिय ज्वालामुखी। अगर बात करें कि सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो वो है उत्तरी अमेरिका में हवाई द्वीप पर किलायू। अगर बात करें कि सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी कहाँ है, तो वो है चिली में, यहाँ ओजिल डेल सलाडो। ओजिल डेल सलाडो ये चिली में है। यहाँ लिख लेंगे इक्वाडोर और ये चिली। ये विश्व का सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी है। सबसे ऊंचा निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो यहाँ पर दो ही मुख्य ज्वालामुखी हैं, एक है कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में है, सक्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा भी है। ओजिल डेल सलाडो निष्क्रिय ज्वालामुखी है और सबसे ऊंचा भी है। तो ज्वालामुखी हमारे कंप्लीट होते हैं। अब हम देखेंगे यहाँ पर पहले झीलों को। दक्षिण अमेरिका में प्रमुख 3 झीलें हैं। यहाँ पर स्थित है बोलिविया और पेरू, यानी यहाँ पर ये पेरू है, ये बोलिविया है। तो यहाँ पर एक झील स्थित है टिटिकाका झील। टिटिकाका झील जो कि विश्व की सबसे ऊंची झील है। विश्व की सबसे ऊंची झील। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ये स्थिति है वेनेजुला की और वेनेजुला के उत्तर में स्थित है मरेकेबो झील। मरेकेबो झील वेनेजुला के उत्तर में स्थित है और ये एक लैगून झील है। लैगून झील। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी पोपो झील जो कि यहाँ बोलिविया में स्थित है। पोपो झील ये बोलिविया में स्थित है। कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर पवनों को। तो जो प्रमुख पवन है इनको हम यहीं देख लेते हैं एक साथ। यहाँ पर एक पवन बहती है जो है पेरू हम्बोल्ट की धारा, जो कि एक शीत पवन है और इसी के कारण से यहाँ पर मरुस्थल है अटाकामा मरुस्थल। यहाँ पर जो एक धारा बहती है इसे कहते हैं ब्राजील की जलधारा। और ये कैसी है? ये एक गर्म जलधारा है। तो यहाँ पर हमने देख लिया प्रमुख 2 जलधाराओं को। तो यहाँ पर हमारा दक्षिण अमेरिका कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कंटेंट और हमारा हार्डवर्क पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिए। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।